हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी आईएएस। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमने कल के लेक्चर में बात करी थी आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक के बारे में। लेकिन आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आगे कि स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज बनी इसके लिए, फिर फजल अली कमीशन क्या था, है ना। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर जितने भी आज तक स्टेट बने हैं उनका रिओर्गेनाइजेशन हुआ वो कैसे हुआ, आंध्रा एजिटेशन के बारे में बात करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। बट जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ अपने लेक्चर्स में दैट अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए आप इस कोड को अगर यूज करते हैं स्टडी आईएएस को, तो आपको वहां पर मिलेगा एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। तो अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर रहे हैं तो वहां पर इस कोड को जरूर यूज करें, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और इसमें हम बात करेंगे पार्ट 1 की नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जो कि है स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो मैं आपको मैंने कल बताया था कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन करने के लिए पार्ट 1 का आर्टिकल 3 कहता है, लेकिन उसमें क्या क्या प्रोविजो दिया गया है ये भी मैंने बताया। लेकिन हम यहाँ पर समझते हैं कि 1950 में सिचुएशंस क्या थी। तो सिचुएशंस को जानने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पर रफली हमारे देश के लीडर्स ने हमारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रोविंशियल स्टेट्स थे और यूटीज थी, उनको एक रफली कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके एक रफली स्टेट बनाया। जैसे कि मेन 4 टाइप्स ऑफ स्टेट उन्होंने क्रिएट किया आफ्टर इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, जिसमें पार्ट 1 यानी पार्ट ए, पार्ट बी स्टेट, पार्ट सी स्टेट, पार्ट 4 स्टेट और पार्ट डी स्टेट जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ए बी सी डी ऐसे करके 4 सेक्शंस में इसे डिवाइड किया गया। अब कौन कौन से ये स्टेट्स थे तो एक नजर इस पे देख लेते हैं। देखिए, स्टेट ए में वो स्टेट्स थे जो अंडर गवर्नर जनरल थे, यानी जैसे हम कह सकते हैं प्रोविंशियल स्टेट, ठीक है ना। तो प्रोविंशियल स्टेट्स में आता था असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, ओडिशा, पंजाब एंड द यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि यूपी, ठीक है। तो यूनाइटेड प्रोविंस एंड दी वेस्ट बंगाल। और ये याद रखना है कि यूपी यूनाइटेड प्रोविंस मतलब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश आज का जो है, ये दोनों थे उस टाइम पे एक ही, ठीक है ना। और बॉम्बे का मतलब है कि आधा गुजरात, ऑलमोस्ट सौराष्ट्र को अगर छोड़ दें तो, और पूरा महाराष्ट्र आधा, मतलब उसमें भी महाराष्ट्र पूरा नहीं है जो कि आज हम देखते हैं, बट खैर। तो ये सारे एरियाज थे। स्टेट बी में प्रिंसली स्टेट्स थे जिसे राज प्रमुख उस समय चलाते थे, है ना। तो इसका जिक्र है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? हैदराबाद उस समय स्टेट था, ठीक है ना। जम्मू एंड कश्मीर, मध्य भारत, है ना। वेस्ट मध्य प्रदेश जो है आजकल उसका पार्ट, उस पार्ट को कहते थे मध्य भारत, ठीक है ना। एंड देन मैसूर, देन पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट, जिसे पेप्सू भी कहा जाता है ना। तो पंजाब, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इसका फुल फॉर्म है पेप्सू। एंड देन राजस्थान, एंड देन सौराष्ट्र, एंड देन ट्रावनकोर, कोचीन, मालाबार कोस्ट टाइप, एंड देन विंध्य प्रदेश, रीवा के इलाकों, मध्य प्रदेश में रीवा, जो हालांकि आप सभी रीवा के बारे में अभी जानते ही होंगे क्योंकि रिसेंटली ये सोलर पावर प्रोजेक्ट के कारण ये चर्चा पे में भी था। तो रीवा का जो इलाका है वो विंध्य प्रदेश है ना। तो ये प्रिंसली स्टेट था ना। पार्ट सी या स्टेट सी कैटेगरी में कौन कौन सी स्टेट आती थी? तो इसमें कुछ ऐसे स्टेट्स आते थे जो प्रोविंशियल थे, कुछ ऐसे स्टेट जो प्रिंसली थे। तो मिक्सअप था इसमें, ये कह सकते हैं। तो इसमें भोपाल आता था, इसमें अजमेर था, इसमें बिलासपुर था, इसमें कूच बिहार था, इसमें कुर्ग था, कुर्ग का एरिया जो है। एंड देन ऑफ कोर्स दिल्ली, हिमाचल प्रदेश का छोटा सा एरिया वो भी आता था इसमें। एंड देन मणिपुर एंड त्रिपुरा, ठीक है ना। तो ये स्टेट्स आते थे किसमें? स्टेट सी में। और स्टेट डी में सिर्फ एक यूटी आता था जो कि था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है ना। अब आप लोग सोचेंगे कि लक्षद्वीप कहाँ चला गया? तो लक्षद्वीप हमने बाद में कवर किया था, ठीक है। तो अभी ये समझिए कि स्टेट डी में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आए, ठीक। तो ये हो गया मोटा मोटा कि हमने 4 स्टेट में रफली 4 सेक्शंस में इसे डिवाइड किया था। अब इसके लिए सबसे पहले कमेटी बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, एसके धार कमीशन, ठीक है ना। तो ये कमीशन का काम क्या था? देखो, जून 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसके धार की लीडरशिप में, चेयरमैनशिप में एक कमीशन को गठित किया, जिसे एसके धार कमीशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। एसके धार कमीशन को ये काम सौंपा गया कि आप पूरे स्टेट में जाएंगे, भारत में घूमेंगे और ये देखेंगे कि क्या स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो हम स्टेट का पुनर्गठन करेंगे
उसके लिए लैंग्वेज एक माध्यम हो सकता है। हम लैंग्वेज के माध्यम से कि लिंग्विस्टिक बेस रख सकते हैं कि लैंग्वेज के जैसे गुजराती फॉर गुजराती पीपल, है ना? और फिर तमिलियन फॉर तमिल पीपल। तो इस तरीके की लैंग्वेज को हम बेस बनाकर क्या डिवाइड कर सकते हैं, रिऑर्गेनाइज कर सकते हैं स्टेट को। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव था, ये एसके धार कमीशन का। अब एक्चुअली हुआ क्या, देखो 1948 में जब जून में इस एसके धार कमीशन का को गठित किया गया और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम जाकर के देखेंगे कि लैंग्वेज क्या बेस हो सकता है। अब ये जाते हैं, रिसर्च करते हैं, सर्वे करते हैं, उसके बाद जब ये रिपोर्ट अपनी सौंपते हैं, तो ये सीधे-सीधे रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं, हम लैंग्वेज के आधार पर, प्योरली लैंग्वेज के आधार पर ना, मतलब सिर्फ हम लैंग्वेज के आधार पर स्टेट को रिऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर सिर्फ स्टेट को लैंग्वेज के आधार पर हम रिऑर्गेनाइज कर देंगे, तो बाकी जो फैक्टर हैं, उनको हम ऐसा होगा कि हम उसकी अनदेखी कर रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। तो उसकी जगह सिर्फ लैंग्वेज बेस की जगह हमको किस पे फोकस करना चाहिए, दैट जियोग्राफिकल कंटिन्यूटी एंड देन फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस, मतलब जियोग्राफी क्या उसमें महत्वपूर्ण है उसकी, वो देखना चाहिए, ठीक है ना? क्या इंपॉर्टेंस रखती है। ऐसा तो नहीं कि आधा स्टेट यहाँ है आधा यहाँ, ऐसा नहीं। तो इस टाइप से नहीं करना चाहिए। फिर फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस, दैट रिसोर्सेज हैं, मतलब जैसे आप झारखंड का एग्जांपल ले लो। अब झारखंड के पास इंडस्ट्रियल पूरा कोल इलाका है, ठीक है ना? अब उसके पास इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं कि वो हाँ, चला लेगा एज़ अ स्टेट, उसकी उसके पास फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस है, आत्मनिर्भर, वही जो चल रहा है आजकल। तो आत्मनिर्भरता है उस स्टेट के पास। तो फाइनेंशियली वो चला सकता है कि नहीं, उसके पास क्या रिसोर्सेज है, एग्रेरियन इकोनॉमी है या इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, किस बेस में वो चलेगा स्टेट? तो ये चीज़। फिर तीसरा फैक्टर ये देखना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी, मतलब अब ये तो दे दिया कि हम स्टेट बना दिया, अब उस स्टेट चलाने के लिए उसके पास पोटेंशियल है, डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे पोटेंशियल है, तो ये दो फैक्टर्स को इंक्लूड कर सकते हैं हम साथ में कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी जो वहाँ पे है, उसकी जो वायबिलिटी है वो मतलब उचित रहेगी कि नहीं, ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, कि सिर्फ डिमांड कर रहे हैं स्टेट की। तो ये सारे फैक्टर्स को हमको इन्वॉल्व करना चाहिए, ना कि सिर्फ लैंग्वेज को एक आधार बनाना चाहिए। समझ में आई बात? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आसानी से आप इसे समझ जाएंगे। दैट जून 1948 में एसके धार कमीशन बनती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे बनाती है। इसका ऑब्जेक्टिव था कि आप पूरे स्टेट में सर्वे करेंगे कि क्या लैंग्वेज के आधार पर स्टेट को आप पुनर्गठन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये जाते हैं, सर्वे करते हैं, इनकी टीम जाती है। उसके बाद ये फाइनल जब अपनी रिपोर्ट देते हैं, तो रिपोर्ट में ये कहते हैं कि सिर्फ स्टेट को लैंग्वेज बेस पे हम नहीं रिऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये ही सिंपली हिज कमिटी, द एसके धार कमिटी सिंपली सेड दैट वी कैन नॉट बी प्योरली लिंग्विस्टिक बेस रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, वी कैन नॉट डू दिस थिंग, ठीक है ना? रादर वी हैव टू फोकस ऑन द जियोग्राफिकल, जो ये 1 2 3 मतलब 2 3 4 इन्होंने फैक्टर बताए, इंपॉर्टेंट फैक्टर, उसमें ये मैंने मेंशन करा है यहाँ पे, दैट जियोग्राफिकल कंटिन्यूटी, फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस, एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी एंड देन पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट। तो ये फैक्टर्स को भी इनको इन्वॉल्व करना चाहिए, ना कि सिर्फ इसे, ठीक है ना? तो इनकी ये अवधारणा बन के आई, इनकी रिपोर्ट में ये इन्होंने दिया। अब हुआ क्या कि 1948 में, मतलब ये जब रिपोर्ट बनी, फिर रिपोर्ट आई, फिर जब ये रिपोर्ट आने के बाद बहुत सारी, क्योंकि देखो जो अदर स्टेट थे ना, उनके अंदर जो क्षेत्रवाद चल रहा था कि लैंग्वेज के आधार पर, ये चरम पे धीरे-धीरे बढ़ रहा था। तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं, ये गलत रिपोर्ट इन्होंने दे दी है, लैंग्वेज तो आधार होना ही चाहिए। तो कांग्रेस के अंदर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही नई डिमांड उठने लगी कि नहीं, आप इसे, इस कमेटी की जांच करो, ये रिपोर्ट इन्होंने जो दी है एसके धार कमेटी ने, ये किस बेस पे दे दिया और मतलब ये सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। तो ये जो इनके बीच में मतभेद था, कांग्रेस के अंदर ही दिखने लगा। तो कांग्रेस के अंदर ही इन्होंने एक नई पार्टी, पार्टी नहीं, नई कमेटी का गठन किया टू स्टडी। देखो जेवीपी कमेटी को आप लक्ष्मीकांत में पढ़ेंगे, तो उसमें भी आता है ये जिक्र इसके बारे में। तो जेवीपी कमेटी इन्होंने बनाई, कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत ही। अब जेवीपी का फुल फॉर्म समझ लो, जवाहरलाल नेहरू, जे से, वी से वल्लभ भाई पटेल एंड पी से पट्टाभी सीतारमैया। तो कांग्रेस के अंदर ये कमेटी बनाई गई और इस कमेटी को बनाने का ऑब्जेक्टिव ही ये था कि जो रिकमेंडेशन धार कमेटी ने दिया है, जो जैसा कि मैंने अभी बताया, एसके धार कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी है कि लैंग्वेज एक आधार नहीं हो सकता, तो उसको स्टडी करना था, ठीक है ना? तो अब जेवीपी कमेटी बनी ही क्यों, इसका ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ रहा है कि धार कमेटी के रिकमेंडेशन को स्टडी करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया था बेसिकली, कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत।
तो 1948 दिसंबर में अनदर कमेटी मेड बाय जेवीपी कमेटी ऑफ द कांग्रेस, यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड देन पट्टाभी सीतारमैया। इनका ऑब्जेक्टिव था टू स्टडी द रिकमेंडेशन ऑफ द धार कमीशन और धार कमेटी, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। तो ये तो और ही एक लेवल पे चले गए, ये तो टोटल लैंग्वेज को खारिज कर दिया, ठीक है ना। और इन्होंने सिर्फ बल दिया कि सिक्योरिटी, यूनिटी, प्रॉस्पेरिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री शुड बी द मेन बेस ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑल द स्टेट्स इन इंडिया। तो इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी, यूनिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड इंटीग्रिटी मेन फोकस होना चाहिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि उस समय सेसेशनिस्ट जो टेंडेंसी थी भारत की, यानी अलग होने की जो टेंडेंसी थी, ये चरम पे थी, क्योंकि कोई भी कभी भी अलग हो सकता था। तो ये, और यहाँ पर मतलब क्षेत्रवाद चलता ही था। तो और आप सभी जानते हैं कि हमारे जो प्रिंसली स्टेट थे उनको कैसे हमने अपने अंदर मिलाया था भारत में। कुछ तो अपने से आ गए थे, फिर कुछ ऐसे थे जिन्हें फोर्स के थ्रू, मतलब पुलिस फोर्स एंड देन, है ना, आर्मी, इनकी मदद से फिर लाया गया। हैदराबाद, जूनागढ़, ये सब आप, वो हिस्ट्री का पार्ट है, वो आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। नाउ, तो ये जेवीपी कमेटी ने सिर्फ सिक्योरिटी, यूनिटी एंड प्रॉस्पेरिटी के बारे में जिक्र किया, और इन्होंने टोटली लैंग्वेज को एक आधार मानने से मना कर दिया। तो ये तो एक और लेवल आगे चले गए। अब बात करते हैं आंध्रा एजिटेशन का। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था 1948 तक। इसी बीच मैंने अभी बताया कि ये जो क्षेत्रवाद है, ठीक है, जो ये क्षेत्रवाद है, ये चरम पर था। अब धीरे धीरे मांग उठ ही रही थी कि हमें अपने लैंग्वेज के आधार पर अपने एरिया को बनाना है। देखो, जो मद्रास एरिया है ना, ये जो आज का आंध्र प्रदेश, मतलब तेलंगाना छोड़ दो, उधर का हैदराबाद रीजन, तो जो आंध्र प्रदेश का ये जो कोस्टल एरिया है और पूरा जो तमिलनाडु है, यहाँ थोड़ा मेरी डायग्राम थोड़ा वीक है, उस पर मत जाइएगा, बट ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि अगर जो कोस्टल एरिया है आंध्र प्रदेश का आज की डेट में जो है, और जो तमिलनाडु है, ये पूरा एरिया आता था मैड्रास में, ठीक है ना। तो मैड्रास वॉज द मद्रास, है ना। तो मद्रास यानी जो तमिलनाडु है, तो ये दोनों इसमें आता था। तो आंध्र प्रदेश में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर, जिनकी आप तस्वीर अभी देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, द मैन पोटी श्रीराम अल्लू। तो उनका नाम था पोटी श्रीराम अल्लू। इन्होंने 56 डेज का, सोचो, 56 दिन का भूख हड़ताल, यानी 56 डे हंगर स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक इन्होंने की। किसके लिए? कि आप हमें मद्रास से अलग करके एक आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाइए, बिकॉज आंध्र प्रदेश में तमिल पीपल हैं और उनकी डोमिनेंस ज्यादा है। तो हमें आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य की मांग देना है हमारी लैंग्वेज के बेस पे। तो इन्होंने 56 दिन का अनशन किया, और अनफॉर्चुनेटली 56 डे का अनशन करते करते ही इनकी डेथ हो जाती है। जब तक इनकी डेथ नहीं हो जाती तब तक ये अनशन करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द आंध्रा एजिटेशन, ठीक है ना। आंध्रा एजिटेशन ऑफ 1953। तो 1953 की ये घटना है। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने लैंग्वेज के आधार पर भूख हड़ताल करते करते अपनी जान गंवाई। तो जब ये इनकी जान चली जाती है तो और सरकार दबाव पे आ जाती है। अब जवाहरलाल नेहरू का ये प्लान नहीं था कि हम लैंग्वेज के आधार पर इन्हें स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करें, लेकिन ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं, आप इस सिचुएशन को आप वहां इमेजिन कर सकते हैं कि जब पूरे देश में एक ऐसा बवाल मचा हो कि एक व्यक्ति की जान चली गई 56 दिन की स्ट्राइक में, बिकॉज ऑफ ही इज डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, ये एजिटेशन उग्र हो जाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए दबाव में आकर के इन्हें देना पड़ता है आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य का स्टेटस, और पहला राज्य लैंग्वेज के बेस में बनता है, वो है आंध्र प्रदेश। ये यहाँ तक क्लियर था। अब इसके बाद देखो, आंध्र प्रदेश तो यहाँ बनाने की डिमांड को इन्होंने मान ली। अब एक बात बताओ कि आग तो यहाँ पर लग गई, एक तरीके से देखो कि आग तो यहाँ पर लग गई, क्योंकि इन्होंने आंध्र प्रदेश को बना दिया लैंग्वेज के आधार पर। अब जितने अदर स्टेट थे लैंग्वेज के आधार पर जिनकी डिमांड थी वो और तीव्र हो गई, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि आग तो यहाँ से ही लगना शुरू हो गई थी। तो अब ये और डिमांड बढ़ने लगी कि हमें भी लैंग्वेज के आधार पर बनाया जाए, एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए। तो इन्होंने किया क्या 1953 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान से समझना है। वैसे समझना सारी चीजों को है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्यों, इन्होंने 1953 दिसंबर में, ये 1953 की बात हो रही है ना, अक्टूबर की,
अक्टूबर की बात हो रही है, दिसंबर में इन्होंने क्या किया, फजल अली कमीशन का गठन किया। अब फजल अली कमीशन के बारे में हम समझते हैं। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फजल अली कमीशन यानी 3 मेंबर्स की एक कमीशन बैठाई फिर से, जिसे हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के नाम से इन्होंने ये कमीशन बनाई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द फजल अली। अब फजल अली कौन है? तो ही वाज द जस्टिस फजल अली, ही वाज डेजिग्नेटेड एज, ही वाज द जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ JNK, जम्मू एंड कश्मीर के ये चीफ जस्टिस थे फजल अली, जो कि हुए बाद में। तो फजल अली की चेयरमैनशिप में इन्होंने 3 मेंबर की एक कमेटी बैठाई, जिसे हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के नाम से भी जानते हैं। और इसमें दूसरे मेंबर्स जो थे उसमें थे एक KM पनिकर, एंड तीसरे जो मेंबर थे ये थे H कुंजूरू। ठीक है, तो आप देखो, वैसे इन्हें मतलब मेंबर्स को याद करने की वैसे जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप अगर इसके थ्रू समझते हैं तो आपको एक बैकग्राउंड समझ में आता है। तो फिर भी आप धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो आप ऑफकोर्स इसे याद कर लेंगे, आप अपने आप ये याद हो जाएगा, ग्रेजुअली इट विल रिमाइंड यू। ठीक है ना, यू कैन रिटेन इट ऑन द लेटर, बट धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए, ये आपको याद हो जाएगा। नाउ, ये कमीशन बनती है 1953 दिसंबर में। अब सितंबर 1955 में, अच्छा, इनका काम क्या था कि ये फिर से एक सर्वे करें कि किस आधार पे कौन कौन से बेस होने चाहिए। तो बेस कौन कौन से होने चाहिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, इसलिए ये बनाया गया, इसका ऑब्जेक्टिव था। अब ये जाते हैं पूरे भारत में, ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये जाते हैं, सर्वे करते हैं एक नए राज्य की, मतलब राज्यों का पुनर्गठन कैसे होना चाहिए, इसकी डिमांड क्या है लोगों के बीच में, ये जाकर के अपनी टीम के साथ उसका सर्वे करते हैं। और 1955 में, यानी सितंबर 1955 में, ये अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करके देते हैं भारत सरकार को। और भारत सरकार को जब ये रिपोर्ट मिलती है तो उसमें ये क्या पाते हैं, इनकी रिकमेंडेशन थी दैट द फजल अली कमीशन जस्ट रिजेक्टेड दैट वन लैंग्वेज वन स्टेट कंसेप्ट। मतलब एक राज्य में एक लैंग्वेज के आधार को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने कहा जी नहीं, एक राज्य में एक लैंग्वेज नहीं होगी। तो मैं फिर से बोल रहा हूं यहां पे कि इन्होंने बोला क्या, कि एक राज्य में वन लैंग्वेज वन स्टेट कंसेप्ट जस्ट ही रिजेक्टेड इन इज रिकमेंडेशन। ठीक है ना, अब रिकमेंडेशन क्या क्या दी तो उसमें हम समझ लेते हैं एक 3-4 पॉइंट। जैसे पहला पहला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। राज्य पुनर्गठन आयोग जो बैठा, उसने ये कहा कि राज्यों को पुनर्गठन करने का जो फर्स्ट एंड प्राइमरी फोकस और बेस होना चाहिए, आधार होना चाहिए, वो होना चाहिए यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरा क्या होना चाहिए, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी। मतलब जो हमारा जो लैंग्वेज है और यानी भाषा, ठीक है ना, और कल्चर, है ना, तो जो हमारी भाषा है और जो कल्चर है, वो उसकी जो होमोजेनिटी है, मतलब जो उसकी एक समानता है, उसको भी एक आधार के तौर पर, एक आधार इसे भी होना चाहिए। मैंने यहां पर क्या बताया था, जो पिछले मैंने बताया कि उन्होंने रिजेक्ट क्या करा है, यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं फिर क्लियर कर दे रहा हूं कि उन्होंने बोला कि फर्स्ट वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं होना चाहिए, लेकिन लैंग्वेज और कल्चर होमोजेनिटी, जो लैंग्वेज और कल्चर की जो समानता है लोगों के बीचों में, उसे एक प्रायोरिटी, एक बेस के आधार पर उसे रखना होगा। तो ऐसा उन्होंने नहीं कहा। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो बनी, फजल अली कमीशन, इन्होंने टोटली लैंग्वेज को मना नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज के आधार पर इसे इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया, जैसा कि एसके धार ने किया। तो इन्होंने कहा कि लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी एज अ वन बेस ये भी होना चाहिए स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहां पर एक समाज में, जहां पर लोग रहते हैं, एक लैंग्वेज को बोलने वाले लोग रहते हैं, एक रिलीजन को लोग मानते हैं, एक कल्चर है उनका, तो उसको जरूर पे बेस रखना चाहिए, लेकिन एज अ वन बेस। ठीक है ना, नॉट ओनली बेस। तो एक बेस पे इन्होंने ये रखा। फिर फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक वायबिलिटी, इसको तो रखना ही था रिसोर्सेज पे, जो मैंने बताया अभी। फिर वही एडमिनिस्ट्रेशन वायबिलिटी, ये भी होना चाहिए। तो ये चारों को मिलाकर के मोटा मोटा जो एक मेन फीचर्स था ना, मेन रिकमेंडेशन इन्होंने दी।
और इसके आधार पर इन्होंने कहा कि आप ए बी सी डी, ये जो 4 स्टेट इन्होंने बनाई थी ना, इसे आप अबॉलिश कर दीजिए, इसे आप हटा दीजिए और स्टेट को पुनः उसका गठन कीजिए, पुनर्गठन कीजिए और आप इस हिसाब से इन रिकमेंडेशंस के आधार पर आप बना सकते हैं 16 स्टेट और 3 यूटी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश और 16 राज्य। तो इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि आप यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया को फर्स्ट फोकस रखिए, फर्स्ट बेस रखिए प्रायोरिटी पे। दूसरा, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी रखिए। तीसरा, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक वायबिलिटी होनी चाहिए, है ना, फोकस होना चाहिए उस पर। देन चौथा, एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी होनी चाहिए कि स्टेट बना तो दिया लेकिन चलाने की क्षमता है कि नहीं, ये भी देखना चाहिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। एंड देन इसके बाद अगर आप ऐसी रिकमेंडेशन को मानते हैं तो इसके बाद आप बना सकते हैं उस समय की डेट पे 16 स्टेट्स और 3 यूटी, ठीक है ना। तो 16 स्टेट एंड 3 यूटी आप बना सकते हैं। भारत सरकार ने बोला ठीक है, चलो आपकी रिकमेंडेशन आती है, अब हम बनाएंगे कैसे हमें बनाना है। तो 1956 में भारत सरकार 1956 में लेकर के आती है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो भारत का संविधान संशोधन किया जाता है, 7वां संविधान संशोधन, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, और जिसमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है और उस समय भारत ने 14 स्टेट का गठन करते हैं ये लोग और 6 यूटी का। तो इसीलिए नवंबर 1 1956 में बहुत सारे स्टेट्स में स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। आप समझ सकते होंगे उस समय उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी कि 16 स्टेट और 3 यूटी बनाइए। लेकिन भारत सरकार ने जब 7वां संविधान संशोधन किया तो उन्होंने एक्चुअल क्या चीजें करी, जब 14 स्टेट बनाए और 6 यूटीज बनाई। ठीक, अब उस बेस पे आप 1956 का ये मैप है, आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा स्टेट यहां पर आया, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं, ये आसाम का रीजन है, ठीक है ना, ये है मणिपुर और मिजोरम, व्हाट टू से, एक सेकंड, मैंने यहाँ पर कौन सा लिखा था, हाँ, तो मणिपुर एंड त्रिपुरा, सॉरी, तो मणिपुर एंड त्रिपुरा का रीजन है ये, है ना। नाउ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है ना, फिर इधर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, है ना, एंड देन यूपी, ठीक है, तो ओडिशा, बिहार, आंध्र प्रदेश, ठीक, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इस तरीके से बंगाल, इस तरीके से 1956 का ये हाल था। और फिर ये इधर आपका अंडमान निकोबार एंड ये लक्षद्वीप, ठीक है ना, तो ये भी है। तो आप स्टेट का मैप देख सकते हैं 1956 के अकॉर्डिंग, दैट कैसा हमारा भारत 1956 में दिखता था आफ्टर द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। और अगर आपको कोई भी डाउट है, यू वांट टू टॉक टू मी पर्सनली, सो यू कैन मेल मी एट माई ईमेल एड्रेस। मैं बार बार इसलिए इसे जिक्र करता हूँ कि अगर आपको कोई भी इस प्रिपरेशन, इस जर्नी में कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है रिलेटेड टू गाइडेंस, रिलेटेड टू सब्जेक्ट रिलेटेड इशू, तो यू कैन मेल मी, ठीक है ना। तो आप इस ईमेल एड्रेस पे आप मुझे ईमेल करें। नाउ अब आपने समझा कि 1956 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद भारत ऐसा दिखता था, ठीक। अब इसके बाद हम धीरे धीरे बात करेंगे एक एक करके कि जितने राज्य आज की डेट में हैं वो कितने हैं, ठीक है, वो कैसे बने और उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको इसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, मैं इसका आंसर लास्ट में बताता हूँ। लेकिन पहले आप अभी जल्दी से बिना गूगल किए हुए बताना है आपको कि प्रेजेंट डे में भारत में कितने स्टेट हैं और स्टेट कितने हैं और यूटी कितनी हैं, ठीक है ना। कितने स्टेट हैं, कितने यूटी हैं, आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है और इसका आंसर मैं लास्ट में दूंगा, ठीक है। चलिए तब तक हम जानते हैं कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन फिर कैसे हुआ। देखो, इस मैप से आप समझ सकते हो कि ये जो रीजन है जामनगर वाला, ये जो रीजन है, ये इसे कहते हैं सौराष्ट्र, गुजरात का, ठीक है ना। तो ये एरिया छोड़ करके इधर ये कच्छ का एरिया अलग है, ठीक है ना। तो ये एरिया और ये एरिया बॉम्बे में आता था, इतना हटा करके ये एरिया आता था हैदराबाद में, ठीक है ना। तो ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये गुजरात में आता था। गुजरात और महाराष्ट्र जो कि आज की डेट में है, तो यानी मुंबई और गुजरात, ये दोनों एक एरिया थे। तो भारत सरकार ने क्या किया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 1956 था उसके तहत बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 को लेकर के ये भारत सरकार आती है। आर्टिकल
3 का यूज करते हुए, यहाँ याद रखना आर्टिकल 3 का यूज करते हुए बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1960 में और फॉर्म होता है गुजरात एक नए स्टेट के तौर पर। तो पहला राज्य कौन सा बना आंध्र प्रदेश के बाद? बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया जिसमें 1960 इसका पूरा नाम था बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960, जिसमें ये गुजरात को बेसिकली, इसे आप समझ सकते हैं कि ये जो गुजरात है आज की डेट में ये और महाराष्ट्र इसे अलग करते हैं, तो मुंबई से इसे अलग कर दिया मुंबई, ठीक है ना। तो स्टेट यहां पर कौन सा क्रिएट होता है बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से? गुजरात। तो यहाँ पे गुजरात बनता है एक तरफ और एक तरफ बनता है महाराष्ट्र। अब ये यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात थी जो आई डोंट थिंक सो जल्दी लोग जिक्र करते होंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो मुंबई था ना, मुंबई सिटी है ना, उसको लेकर एक डिबेट छिड़ गई थी कि मुंबई क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है उधर, मुंबई राजधानी है हमारी, आर्थिक राजधानी, तो मुंबई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर तरीके से। तो उसको लेने के लिए सब पे दोनों राज्यों के पास डिमांड आ रही थी दोनों तरफ से कि हमें गुजरात चाहिए, मतलब गुजरात वाले बोल रहे थे कि हमें मुंबई चाहिए और महाराष्ट्र वाले बोल रहे थे नहीं हमें मुंबई चाहिए। तो एक और बीच में डिमांड आ रही थी कि चलो मुंबई को हम यूटी बना देते हैं, लेकिन नहीं, फिर अल्टीमेटली समहाउ भारत सरकार ने इसे मुंबई को महाराष्ट्र के साथ ही रखा बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल कंटिन्यूटी आ रहा था, ठीक है ना। तो मुंबई फिर राजधानी बनी महाराष्ट्र की, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से मुंबई को भी आपको समझना चाहिए कि मुंबई भी इसका एक पार्ट कैसे बना, ठीक है ना। तो डिबेट था, डायरेक्ट नॉर्मली ये बन नहीं गया, सॉरी, ठीक है ना। नाउ अब हम बात करते हैं सेकंड, तो पहला राज्य कौन सा बना? बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हो गया 1960 में, बात क्लियर। नाउ दूसरा राज्य बनता है स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट। देखो स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट लाते हैं, अच्छा ये सब हो किसके तहत रहा है ये जान लो, इससे पावर किस एक्ट से मिल रही है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है ना, 1956, इसके अंतर्गत हम ये निकाल रहे हैं आर्टिकल 3 का यूज करते हुए। तो स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट आया 1962, जिसमें नागालैंड को सेपरेट स्टेट का दर्जा दे दिया आसाम से, क्योंकि यहां पर मैंने बताया आप देख सकते हो नागालैंड यहाँ एरिया है, तो स्टेट आसाम में आता था ये, तो अलग इसका राज्य से राज्य का दर्जा दे दिया। क्यों? क्योंकि नागा जो लोग हैं वो अलग से भारत से हटने की मांग करते रहे हैं, अभी जाकर के आई थिंक शांत हुआ है कुछ माहौल, हमेशा एक नागालैंड की मांग करते हुए भारत से अलग होना चाहते थे, ठीक है ना। तो वो चाहते थे कि हम अपनी एक ऑटोनॉमी एक क्रिएट करें, हम किसी के अंदर नहीं रहना चाहते। तो भारत सरकार ने बोला चलो ठीक है हम आपको आसाम से अलग कर देते हैं, लेकिन आप इंडिया का पार्ट तो रहोगे, ठीक है। तो भारत सरकार ने नागालैंड, स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट लेकर के भारत सरकार आती है 1962 में और नागालैंड को सेपरेट कर देती है, कहां से? आसाम से, ठीक है, बात क्लियर। तो ये होता है दूसरा राज्य। फिर तीसरा कौन सा होता है? पंजाब। अब पंजाब को देखो पेप्सू जो एक अलग चल रहा था, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, है ना, स्टेट यूनियन, उसको वो भी था, तो उस रीजन को भी मिलाते हुए पंजाब और पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भारत सरकार 1966 में लेकर आती है और हरियाणा को अलग कर देती है, पंजाब को अलग कर देती है, बात क्लियर। अब न्यू स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, देखो हिमाचल प्रदेश को नए पहले से था लेकिन उसे एक स्टेट, नए स्टेट का दर्जा दे दिया, ठीक है ना। तो स्टेट का दर्जा देते हुए न्यू स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश को एक नया राज्य बना दिया, 1970 की बात है ये। फिर ये सीक्वेंस वाइज चल रहा है, इसे आप समझ सकते हैं। नौ पांचवा क्या किया? नॉर्थ ईस्टर्न रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेकर के आती है भारत सरकार 1971 में, और मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, सॉरी मिजोरम नहीं, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय, इनको नए एक फुल स्टेटस दे देती है, राज्य का स्टेटस, ठीक है ना। तो इनको जो नॉर्थ ईस्टर्न रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 लाती है भारत सरकार, उससे भारत सरकार मणिपुर को, त्रिपुरा को, मेघालय को आसाम से अलग करके मतलब एक पूरे फुल राज्य का दर्जा दे देती है। त्रिपुरा और मणिपुर तो पहले से ही था बाहर, लेकिन यूटी था, उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे देती है, ठीक है। अब जो मिजोरम वाला एरिया है और अरुणाचल प्रदेश है, इन अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को भारत सरकार क्या करती है? फुल स्टेट का दर्जा ना देते हुए यूटी का दर्जा देती है इस एक्ट में, ठीक है ना, याद रखना इस एक्ट में भारत सरकार नॉर्थ ईस्टर्न रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय को फुल स्टेट का दर्जा देते हुए मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश को यूटी का दर्जा देती है, बात क्लियर। अब सिक्किम आता है भारत के पार्ट में, सिक्किम को छोड़ो, सिक्किम को हम अगले स्लाइड में समझेंगे, पहले आप ये समझ लो। स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक्ट आता है जिसमें से, और साथ में स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट 1986 में, दोनों साथ में लाती है भारत सरकार,
और जिसमें क्या होता है, जो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को यूटी बनाया गया था इस एक्ट में 71 वाले में, नॉर्थ ईस्टर्न रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, ना उसको फुल स्टेट का दर्जा दे देती है। तो नाउ द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश इज क्रिएटेड बाय द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट ऑफ 1986। बात क्लियर? फुल स्टेट का दर्जा यहाँ पर भारत सरकार दे देती है 1986 में। नाउ गोवा को पोर्तुगीज से हमने हटाया था बाद में जाकर 1960 में, 69 में, ठीक है ना। तो आप सभी जानते हैं उस समय यूटी का दर्जा दिया गया, फिर 1987 में इसे फुल स्टेट का दर्जा दे दिया गया। फिर क्या बोलते हैं आपका पौंडीचेरी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, ठीक है ना। फिर फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ आया, फिर आई थिंक पी हो गया ना, हाँ। तो फिर उसके बाद 2000 में जब अटल जी की सरकार थी, आप सभी जानते हैं, तो 3 नए राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड देन झारखंड, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ को अलग किया गया मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड को अलग किया गया उत्तर प्रदेश से, झारखंड को अलग किया गया बिहार से। तो ये 3 राज्य बने। और फिर अभी रिसेंटली 2014 में आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जिसमें से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को हटा दिया गया और तेलंगाना नए राज्य के तौर पर उभरा, ठीक है ना। और रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बनाया गया, उस पर अभी हम आएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो आपने अभी समझा कि क्या क्या सिचुएशंस हैं, तो कैसे कैसे भारत सरकार ने स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन दिया, और ये आज का भारत है। जैसे आप mapsofIndia.com की वेबसाइट से आप देख सकते हैं, ये वहां से लिया गया है। तो उसकी साइट पे आपको ओरिजिनल मैप ऑफ इंडिया, जो कि आज का पॉलिटिकल मैप है इंडिया का, वो देख सकते हैं। तो आज की डेट में ये इतने राज्य हैं, इतने यूटीज हैं, इसका आंसर मैं लास्ट में बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलिए हम सिक्किम की बात करते हैं। ये देखो, ये है सिक्किम, ये एरिया है, ये भारत में कैसे आता है, इसकी बात कर लेते हैं। देखो, तिब्बत आपने सुना होगा, ये तिब्बत का इलाका है, जो कि चीन इसे क्लेम करता है हमारा है, बट वो अलग पार्ट है। लेकिन तिब्बत के 5 फिंगर्स हैं, ठीक है ना। 5 फिंगर्स, 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत आपने सुना होगा इस वर्ड को, रिसेंटली ये बहुत चर्चा में रहा है। वो कौन कौन से एरियाज हैं? तो लद्दाख का एरिया है, देन नेपाल का एरिया है, सिक्किम, भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश। तो 1 2 3 4 एंड 5, ये जो 5 एरिया हैं हिमालयन रीजन के, इसे तिब्बत का 5 फिंगर कहा जाता है। तो 5 फिंगर ऑफ तिब्बत इज क्लेम्ड बाय चाइना। चाइना कहता है कि ये हमारे रीजन्स हैं, तिब्बत के रीजन्स हैं, ठीक है ना। तो खैर वो अलग पार्ट है, बट यहाँ पे ये इसे जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि लिंकेज ऐसे ही बनती है। तो सिक्किम कैसे आया, इसे हम जान लेते हैं। देखो, सिक्किम में चोग्याल डायनेस्टी, यानी चोग्याल वंश का शासन चलता था, ठीक है ना। चोग्याल वंश यहाँ पे प्रिंसली स्टेट था, ये भारत से अलग था, इसे भारत का हिस्सा मत मान लेना, ठीक है ना। इट वाज द आउट ऑफ टेरिटरी ऑफ द इंडिया, ठीक है ना। फिर इसमें हुआ क्या, 1950 में जब ये भारत सरकार भारत एज अ देश, एज अ कंट्री आजाद होता है, तो उस समय भारत के अंदर, यानी नेपाल और जो ये आपका भूटान है ना, और ये जो सिक्किम है, ये भारत की प्रोटेक्टोरेट थे। भारत इनका प्रोटेक्टोरेट कंट्री था, ठीक है ना। अब प्रोटेक्टोरेट क्या होता है ये समझ लो। प्रोटेक्टोरेट का मतलब ही होता है कि डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड देन एक्सटर्नल अफेयर। अच्छे से याद रखना, कहीं भी अगर आपको कोई पूछे कि प्रोटेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, तो आपको सिर्फ यही बताना है कि जहां पर जिस देश का डिफेंस, कम्युनिकेशन सेक्टर एंड एक्सटर्नल अफेयर, ये कोई और देश कंट्रोल कर रहा हो, उसका मतलब वो देश जो इसे कंट्रोल कर रहा है, उसके अंदर ये देश आता है। यानी इंडिया जो है, भारत जो है, डिफेंस, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर संभालता था इन देश का, नेपाल, भूटान, सिक्किम का। इसलिए ये इसे प्रोटेक्टोरेट कहते थे भारत के, ठीक है ना। तो भारत, इंडिया वाज द प्रोटेक्टोरेट ऑफ द नेपाल, सिक्किम एंड द भूटान। लेकिन चोग्याल डायनेस्टी, जब भारत आजाद हुआ, तो चोग्याल डायनेस्टी को भी हटाने की वहां के लोग मांग कर रहे थे। तो सिक्किम के लोग, वहां की जनता मांग कर रही थी डेमोक्रेसी की, क्योंकि आप सभी जानते हैं, इतना बड़ा देश बगल में जब आजाद हो रहा है, वहां डेमोक्रेसी आ रही है, तो ऑफकोर्स वहां के लोगों की भी आकांक्षाएं, एस्पिरेशंस बढ़ेंगी। तो वो भी डिमांड करने लगे कि हमें भी डेमोक्रेसी चाहिए, ठीक है।
तो चोग्याल वंश जो वहां का राजा था उसके खिलाफ लोगों ने आवाजें उठाना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे क्या हुआ कि आपने रॉ के बारे में सुना होगा, ऐसा कहा जाता है जो भारत की ये इंटेलिजेंस एजेंसी है, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका फुल फॉर्म है। तो रॉ का ये काम था, इसका कहीं ना कहीं हाथ था, ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना, कि इसका हाथ था उस एग्रेशन में जिसमें लोग डिमांड कर रहे थे डेमोक्रेसी में सिक्किम के लिए, ठीक है ना। तो धीरे से चोग्याल वंश को वहां से हटा दिया जाता है वहां की जनता के द्वारा, है ना। वहां पार्लियामेंट बनती है, पार्लियामेंट में बिल पेश किया जाता है सिक्किम में कि हम जम्मू एंड कश्मीर नहीं, हम सिक्किम को भारत में मिलाना चाहते हैं, ठीक है ना। वहां की जो कांग्रेस पार्टी थी वो भारत के समर्थन में थी, ठीक है। तो भारत का इसीलिए कभी कभी आप सुनते होंगे कि सिक्किम को कहा जाता है कि सिक्किम को भारत में मिलाने के लिए भारत का बहुत बड़ा हाथ था इसमें पीछे से, तो वो हो सकता है हुआ वो, ऑफ कोर्स। तो ये इसका सिचुएशन था, ये एक बैकग्राउंड थी, ठीक है ना। अब आप क्या समझ रहे हैं यहाँ से कि जैसे ही वहां की पार्लियामेंट पास करती है बिल कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, तो भारत सरकार, भारत की पार्लियामेंट आर्टिकल 2A, अब यहां याद रखना मैंने कल आर्टिकल 2 का जिक्र किया था सिर्फ, और ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ आर्टिकल 2 ही है, लेकिन भारत सरकार आर्टिकल 2A को ऐड करती है 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। आर्टिकल 2A ऐड होता है और 2A में लिखा जाता है कि जो सिक्किम है वो एसोसिएट स्टेट होगा भारत का। एसोसिएट स्टेट को आप यूटी से कंपेयर कर सकते हो कि उसी टाइप भारत का सहयोगी राज्य है ना, भारत इसे कंट्रोल करेगा, लेकिन आर्टिकल 2A को ऐड करके 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से भारत सरकार इसे बनाती है। लेकिन बाद में उसी टाइम पे 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भारत सरकार लेकर आती है और इसे डिलीट कर देती है, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट रहता नहीं है, लेकिन यहाँ सिक्किम की बात हो रही है इसलिए इसे आपको जानना यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत सरकार यहाँ पे क्या करती है कि 35वां संविधान संशोधन लेकर आती है जिसमें ये 2A, आर्टिकल 2A ऐड करते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि सिक्किम इज द पार्ट ऑफ इंडिया एज अ एसोसिएट स्टेट। गॉट इट, एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया जाता है। और मैंने कल ही बताया था कि आर्टिकल 4 में कहा गया है कि अगर आप किसी भी आउटसाइड टेरिटरी को इंडिया का पार्ट बनाते हैं लेकिन एज अ यूटी, एज एसोसिएट स्टेट, तो वहां पे आपको आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप आर्टिकल 2 और 3 का यूज करते हैं तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं माना जाएगा। अगर आप इसमें कॉन्स्टिट्यूशन कुछ चेंजेस करते हैं जैसे फर्स्ट शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, तो भी। लेकिन भारत सरकार ने 35वां संविधान संशोधन किया और 2A ऐड किया और उसमें एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया, क्योंकि इसे एसोसिएट स्टेट के तौर पे वो ले रहे थे, यूटी के तौर पे, ठीक है ना, आप ऐसे समझ सकते हो। लेकिन बाद में ही 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसे डिलीट कर दिया और फिर आर्टिकल 2 का यूज करते हुए, क्योंकि देखो सिक्किम पहले से स्टेट था, चोग्याल डायनेस्टी स्टेट के तौर पे, राज्य के तौर पे पहले से ही उसका दर्जा था। तो आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है कि एडमिशन ऑफ द न्यू स्टेट एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, मे बाय लॉ। तो पार्लियामेंट ने क्या किया कि आर्टिकल 2 का यूज करते हुए स्टेट, क्योंकि वो पहले से था तो उसे डायरेक्ट एडमिट कर लिया, ठीक है। तो आर्टिकल 2 के तहत यानी 36वां जो संविधान संशोधन हुआ वो क्यों हुआ था, क्योंकि जो 35वें संविधान संशोधन से 2A को ऐड किया उसे डिलीट कर दिया। तो ये यहाँ पे कोई इसका मतलब नहीं है, लेकिन पढ़ना था इसलिए हमको समझाना ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आर्टिकल 2 का यूज किया, स्टेट एडमिट किया, किस स्टेट को, सिक्किम को। तो सिक्किम भारत का अंग बनता है आर्टिकल 2 के तहत, ठीक है ना, इस तरीके से। अब हमने यहां पर समझा कि जो सिक्किम स्टेट है उससे मैं ये कब की बात कर रहा हूं, 1975, ये 1975 में ये काम होता है जब भारत ने आर्टिकल 2 का यूज करते हुए सिक्किम को ऐड किया था। तो बात क्लियर हो गई कि सिक्किम कैसे भारत का पार्ट बना। नाउ अब हम बता रहे हैं यहाँ पर कि आज की डेट में कितने राज्य और कितने यूटी हैं। तो देखो आज की डेट में 28 स्टेट हैं भारत में। ये जितने बड़े बड़े स्टेट हैं फुल स्टेट का दर्जा जिन्हें मिला हुआ है वो 28 स्टेट हैं। पहले 29 हुआ करते थे, लेकिन आपने सुना होगा कि पिछले साल जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2019, ठीक है ना। इसके तहत भारत सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटी में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। लद्दाख यूटी एंड लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर एंड जम्मू एंड कश्मीर विथ लेजिस्लेचर यूटी का दर्जा दे दिया गया। लेकिन अब यहाँ कंफ्यूज मत होना कि आर्टिकल 370 को हटाया था तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ,
तो यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ नहीं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 3 की का यूज करते हुए ऐड किया गया। तो कंफ्यूज मत हो, इसको मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो, 370 जो धारा थी उससे हटाया गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके, वो एक अलग मैटर है, जब हम उस पर बात करेंगे तो बात करेंगे डिटेल में। लेकिन आपको अभी स्टेट के बारे में समझना है। तो 370 से पहले अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ, फिर 370 को हटाया गया, ठीक है ना। लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर को यूटी का दर्जा दिया गया, टू स्टेट में लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, उसके लिए जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट उसी 1956 के तहत लाया गया 2019, और उसमें दो राज्यों को इसे डिवाइड किया गया, लद्दाख अलग यूटी और जम्मू कश्मीर अलग यूटी, ठीक है ना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना। इसलिए ये कैसे आया, आर्टिकल 3 का यूज करते हुए, जिसमें आप बाउंड्री चेंज कर सकते हो, डिमिनिश कर इंक्रीज कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो, नाम बदल सकते हो, ये वाला जो मैंने कल बताया था, ठीक है। तो अगर कल का लेक्चर आपने नहीं देखा है तो जरूर से जाकर के देखिए हमारी प्लेलिस्ट में, तभी आपको ये बातें समझ में आएंगी। और इसके बाद आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, उसके बाद आप कंसोलिडेट करेंगे नोट्स, और ये नोट्स आज मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे, स्टडी आईएएस पे, ठीक है ना। तो स्टडी आईएएस पे आपको इसका एक पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, कंसोलिडेशन पीडीएफ मिल जाएगा। इसे आप कंसोलिडेट करके अपनी नोट्स में बना सकते हैं, ठीक है ना, इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ अब यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि ठीक है चलो, हमने लैंग्वेज को आधार नहीं बनाया, लेकिन आज की डेट में आप सभी जानते हैं कि गुजरात फॉर गुजराती पीपल्स, है ना, महाराष्ट्र फॉर मराठी पीपल्स, तो कन्नड़ा फॉर कर्नाटक फॉर द कन्नड़ीज पीपल। तो कहीं ना कहीं हर राज्य को एक लैंग्वेज के आधार पर बांटा गया है। लेकिन जब ये मना किया गया कि लैंग्वेज आधार नहीं हो सकता, तो क्यों मना किया गया, उसके पीछे रीजन क्या था, उस पर हम आते हैं। तो सबसे पहला रीजन था कि सेसेशनिस्ट टेंडेंसी एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, मतलब जो भारत से ये जो अलग होने वाली ये क्षेत्रवाद चलता था भारत से, उस समय ऐसा माहौल था कि भारत से ये राज्य कभी भी अलग हो सकते थे। वहां पे ऐसी टेंडेंसी थी, ऐसे माहौल थे। पाकिस्तान अलग चाहता था, अब हैदराबाद पाकिस्तान से मिलना चाहता था, आप सभी ये जानते होंगे। तो वो कैसे संभव था, सपोज दिस इज इंडिया, यहाँ पे हैदराबाद है, यहाँ पे पाकिस्तान है, कैसे जाओगे, भारत जाने ही नहीं देगा। तो कभी ट्रैवल भी करते हो तो भारत तो रोक देता। तो कैसे सोच कैसे सकते हो कि ये ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी बनी नहीं रही है, कैसे जाना चाहते हो। तो फिर भी उनका एक अपना एक मेंटल एक सोच थी कि वो अलग हो सकते थे, तो ये टेंडेंसी बहुत हावी थी। तो सेसेशनिस्ट टेंडेंसी हावी थी इंडिपेंडेंस टाइम पे, इसलिए भी लैंग्वेज को आधार नहीं बनाया गया, पहली बात। दूसरी बात, थ्रेट ऑफ रीजनलिज्म। थ्रेट ऑफ रीजनलिज्म, देखो जैसे आप छोटे छोटे स्टेट बना दोगे लैंग्वेज के आधार पे, तो ये अपने अपने ही खेलते जाएंगे, अपनी अपनी गुटबाजी चालू हो जाएगी। जो रीजनलिज्म है, गुटबाजी है, वो लोकलिज्म चालू हो जाएगा। तो इस पे स्टेट की यूनिटी पे खतरा आ सकता है, दूसरी बात। तीसरी बात, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न तो थे ही, जो मैंने बताया कि रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि नहीं है, ठीक, ये हो गया। नाउ चौथी बात, माइनॉरिटी लैंग्वेज बिकम्स वल्नरेबल। देखो, अगर मान लो हिंदी को वन स्टेट वन राज्य का दर्जा दे करके हम बना देते हैं, और सपोज यहाँ पे हिंदी, सपोज डोमिनेशन है हिंदी वालों का, और यहाँ पे अगर मान लो मराठी पीपल मध्य प्रदेश में रहते हैं, सपोज दिस इज द मैप ऑफ द मध्य प्रदेश, नीचे साइड अगर मान लो मराठी पीपल रहते हैं सपोज, है ना, और यहाँ पे हिंदी लोगों का दबदबा है, हिंदी वालों का, हिंदी डोमिनेट करती है, तो जो ये वल्नरेबल लैंग्वेज है इस राज्य की मराठी, वो यहाँ पर खतरे पे आ जाएगी, वल्नरेबल हो जाएगी। तो जो माइनॉरिटी लैंग्वेज है वो खतरे पे आ जाएगी, तो ये भी था। तो दीज वर द फोर रीजंस, मेजर फोर रीजंस, जिसके कारण जो लैंग्वेज था उसे हमने आधार नहीं बनाया। बात क्लियर। नाउ आज की डेट में आप सुन रहे होंगे कि अभी भी कई ऐसी स्टेट्स हैं जो अपनी एक नए स्टेट की मांग करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल आसाम में बोडोलैंड एक अलग उनका एक डिमांड चलता है कि आप उन्हें अलग नेशन, मतलब अलग स्टेट की, सॉरी नेशन नहीं, स्टेट का दर्जा दें। फिर बिहार में कूच बिहार, और फिर यूपी में बुंदेलखंड, विदर्भ महाराष्ट्र में एक अलग चलता है, गुजरात में वही सौराष्ट्र वाला रीजन। तो इनकी भी एक अलग डिमांड है कि इनको भी एक अलग राज्य का दर्जा देना चाहिए। तो इनकी एक अलग पर्सनल रीजन है, और वो क्या क्या रीजन है वो उसे हम समझ सकते हैं। इन्हीं में से एक क्राइटेरिया ये फुलफिल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट नेग्लिजेंस, मतलब देखो भारत सरकार के अंदर जो फेडरल सिस्टम है जिसमें राज्य सरकारें आती हैं, तो स्टेट में क्या होता है, स्टेट में भी गुटबाजियां करती हैं लोग, जैसे पॉलिटिकल नेग्लिजेंस नेग्लिजेंस। जैसे फॉर एग्जांपल
आप देख सकते होंगे कि ये जो तेलंगाना के लोग हैं ना, ये आंध्र प्रदेश से क्यों अलग होना चाहते थे, क्योंकि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट सिर्फ अपने ही लोगों का मतलब था तो वो पूरा स्टेट, लेकिन ये इसमें भी निग्लेक्ट करते थे कुछ ऐसे एरियाज को। इसकी वजह से ये गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन मिल नहीं रहा था, उनका कोई विकास हो नहीं रहा था, डेवलपमेंट हो नहीं रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। फिर दूसरा, डिफरेंट कल्चर, एक ही राज्य में दो दो लोग रह सकते हैं, ठीक है ना, मतलब दो कल्चर्स को मानने वाले रह सकते हैं, तो जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर हैं उनको भी, उनकी भी समानता नहीं है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। फिर तीसरा, अनबैलेंस्ड एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, जैसे तेलंगाना में, विदर्भ में, मतलब रिसोर्सेज कहीं पे ज्यादा हैं, कहीं पे कम है नेचुरल रिसोर्सेज, जिसकी वजह से आप स्टेट को चला सकते हैं, तो ये भी एक रीजन है। फिर इकोनॉमिक हार्डशिप है ना। फिर पॉलिटिकल रीजंस, वोट बैंक की राजनीति ये चलती है ही। तो ये जो रीजंस है ना, इनके कारण इसको, इसकी डिमांड उठ रही है, इनका शिकार होने के कारण आज की ये जो क्षेत्र के लोग हैं, ये छोटे छोटे क्षेत्र हैं, ये अपने एक स्टेटस की मांग कर रहे हैं कि इन्हें एक नए राज्य का दर्जा मिले, ठीक है ना। तो ये था यहाँ तक का हिस्सा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन इसे मैं चलो बता ही देता है, बाद में नहीं करते हैं, अभी करते हैं। चलो, तो इसके में क्या क्वेश्चन आता है कि क्या अगर आज की डेट में स्मॉल स्मॉल स्टेट अगर इंडिया कर दे, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट हो जाएं, तो क्या इससे प्रभाव पड़ेगा। तो इसके अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, इसके फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो इसे जानते हैं। देखो, जैसे अगेंस्ट की हम बात करें कि अगर हमारे पास स्टेट, छोटे छोटे स्टेट्स हो जाएं, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हेजमनी ऑफ द डोमिनेंट कम्युनिटी ओवर देयर पावर स्ट्रक्चर्स। देखो, जो आधिपत्य है डोमिनेंट कम्युनिटी का, जैसे मैंने अभी बताया, जो बड़ी डोमिनेंट, जो जिसका प्रभाव ज्यादा होगा, जिसकी संख्या ज्यादा होगी, तो उसका प्रभाव ज्यादा हो जाएगा छोटे लोगों पे, माइनॉरिटी लोगों पे। तो ये एक खतरा हो सकता है। जैसे ये एक एरिया है, इसमें इतने लोग एक कल्चर को मानने वाले हैं, डोमिनेंट कम्युनिटी यहाँ पे हिंदी है सपोज, या हिंदी एक लैंग्वेज मान लो, या फिर कोई कम्युनिटी, कल्चर, रिलीजन, उसको भी मान सकते हो। तो ये जो माइनॉरिटी है, इनके ऊपर ये हावी हो जाएंगे, इनका आधिपत्य होने लगेगा, तो ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। दूसरा दूसरा क्या कहता है कि इंक्रीज इंटर स्टेट डिस्प्यूट। देखो, वैसे ही आज की डेट में 28 स्टेट हैं, इसके बाद भी एक स्टेट का दूसरे स्टेट से कुछ ना कुछ डिस्प्यूट लगा रहता है, जैसे कावेरी का अभी लगा था, आपने देखा था रिसेंटली, है ना। वाटर डिस्प्यूट, बाउंड्री डिस्प्यूट, पावर डिस्प्यूट, ये सब लगी रहती हैं। तो ये और बढ़ जाएगा जितने ज्यादा स्टेट करोगे। फिर सेंट्रलाइज्ड मशीनरी कैन मिसयूज पावर। देखो, जैसे ये स्टेट है, ठीक है ना, अब ये छोटा छोटा स्टेट बना दिए, अब इसमें ये जो पावर में जो स्टेट में रहेंगे, ये एक सेंट्रलाइज्ड मशीनरी हो जाएगी, क्योंकि केंद्र में आ जाएंगे, ठीक है ना। अब ये मिसयूज कर सकते हैं अपनी पावर का, और अपने ही लोगों का विकास करने में ये गतिरोध पैदा कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट में आप क्या लिखेंगे, दैट द हेजिमनी ऑफ द डोमिनेंट कम्युनिटी ओवर द पावर स्ट्रक्चर एंड देन इंक्रीजेस द इंटर स्टेट डिस्प्यूट लाइक द वाटर बाउंड्री एंड पावर एटसेट्रा, एंड देन द सेंट्रलाइज्ड मशीनरी कैन मिसयूज द पावर। अब अगेन इसके जस्ट अपोजिट, फेवर में, कि स्मॉल स्टेट होने से हमें फायदा क्या क्या है, तो इसे हम देखते हैं कि इन फेवर आर्ग्यूमेंट ऑफ द स्मॉलर स्टेट, तो इट कैन रिजॉल्व द आइडेंटिटी क्राइसिस। जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि हमारा कोई आइडेंटिटी नहीं है, हमारा स्टेट में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरी, मोर इफेक्टिव मैनेजमेंट हो जाएगा। देखो, जितने ज्यादा स्टेट बनाएंगे, उतने ज्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी। ज्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी, मतलब इसका मतलब ही है कि जो जनता है, वहां की रिसोर्सेज है, उसको अच्छे से कंज्यूम कर पाएगी। प्लस डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, जैसे ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, तो पीपल्स का जो इन्वॉल्वमेंट है, वो पार्टिसिपेशन है, वो ज्यादा हो जाएगा। और जितना ज्यादा पीपल्स का, यानी जनता का पार्टिसिपेशन होगा सरकार में, उतना ही डेमोक्रेसी मजबूत होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। तो ठीक है, तो हमने जाना क्या कि स्मॉल स्टेट होने के क्या क्या अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्या क्या फेवर में आर्ग्यूमेंट्स, क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। और लास्ट में आप कंक्लूजन कर सकते हैं कि यस, हम आप फेवर में भी दे सकते हो और अगेंस्ट में भी दे सकते हो। अगर फेवर में दोगे तो यही कह सकते हो कि हाँ, वी शुड हैव एन स्मॉलर स्टेट, बिकॉज आज की डेट में सेसेशनिस्ट टेंडेंसी अब रही नहीं है, तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि डिसेंट्रलाइजेशन करें, डेमोक्रेसी को इंक्रीज करें। तो इस तरीके से आप इसमें कंक्लूजन दे सकते हो, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कल मिलेंगे, सॉरी कल नहीं, नेक्स्ट वीक में हम मिलेंगे नए लेक्चर्स के साथ, जिसमें हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसे जानेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं आप मुझे ईमेल कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पे mvivekmisra024@gmail.com पर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।